हेलो, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। जितने भी जो मेरे प्यारे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो उन सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। आई थिंक अभी 26 जनवरी लग गया है, क्योंकि रात को मैं 1 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के ये है। इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, और दोस्तों तक शेयर कर देना है, क्योंकि इतना फर्ज आपका बनता है। बहुत मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज़ें कलेक्ट की है, और अच्छे से ये चीज़ें मैं समझाऊंगा। आपके एग्जाम में 100% बता सकता हूँ। आप जितने भी जो पेपर हुए हैं उनको देख सकते हैं, क्योंकि आपने मतलब काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर पहले हो गए हैं, काफ़ियों के अभी चल रहे हैं, काफ़ियों के मिड हो गए, काफ़ियों का एंड टर्म होने हैं। कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चंस जो भी मैं करवा रहा हूँ, चाहे आप मिड दे रहे हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एंड टर्म दे रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको बिलीव नहीं हो तो एसकेएन का जो पेपर हुआ है, उनसे पहले भी मैंने बहुत सारे ये क्वेश्चंस बताए थे, पूरे के पूरे क्वेश्चन छपे थे। बीएचयू का पेपर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं उम्मीद करूंगा राजस्थान के और भी, चाहे एमपीयूटी हो, चाहे एसकेएन बीकानेर हो, चाहे आपका एयू जोधपुर हो, कोटा हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में एंड टर्म पेपर हो, इससे रिलेटेड, मतलब इस सब्जेक्ट में इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे के आरयू बीकानेर के काफी बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का पेपर है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन के हैं। तो 40 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। इसमें मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस वाले क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, सब चीजें करवाऊंगा। और जिस बच्चे ने ये पूरा वीडियो अच्छे से ढंग से देख लिया, उनका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत होने वाला है नहीं। सो मैं किसी का बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर आते हैं, वो है कि आपको सब्जेक्ट के नाम से ही पता होना चाहिए भाई, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सीधी बात है कि अपने को इसका डेफिनेशन तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। लाइवलीहुड है क्या, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आजीविका, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, यहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में इनके आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आजीविका का मतलब होता है जीवन यापन करने के लिए भोजन, आश्रय और कपड़ों जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन, ठीक है, जो आमतौर पर कृषि से हो सकता है। कृषि के अन्य संसाधन जैसे मछली पालन हो गया, आपका डेयरी हो गया, ठीक है, या फिर आपका कोई भी मुर्गी पालन वगैरह ये हो गया, ऐसे छोटे व्यवसाय के माध्यम से प्राप्त होता है, वो आपकी आजीविका है। सीधा मतलब समझो, लाइवलीहुड या आजीविका से रोटी, कपड़ा और मकान, इंसान को इन तीन चीजों की जरूरत है। और जो जिनसे ये तीन चीजें मिलती है, कौन कौन से संसाधनों से ये मिलती है, जिनसे उनकी जीविका चलता रहता है, उनका जीवन चक्र चलता रहता है, उनकी दिनचर्या चलती रहती है, वो आपका क्या कहलाता है, आजीविका कहलाता है। डेफिनेशंस आपको एकदम एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। आप मन से डेफिनेशन लिखोगे, 1 नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है, उसमें भी आप ऊपर नीचे कुछ कर दोगे तो फिर आपको नंबर मिलने के चांसेस नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अगला क्वेश्चन है कृषि प्रणाली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फार्मिंग सिस्टम, क्या है। तो कृषि प्रणाली का मतलब होता है कृषि का एकीकृत दृष्टिकोण, जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, कृषि वानिकी शामिल होती है, ताकि संसाधनों का कुशल उपयोग और टिकाऊ विकास सुनिश्चित हो सके, ठीक है। अगला आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप देख लेना, मैं चीजों को समझाऊंगा। बाकी आप पढ़ भी सकते हैं, साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इतना आप करके जाओगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। अब काफी बच्चे बोल रहे हैं इंग्लिश में लिखना चाहिए, हिंदी में लिखना चाहिए, जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है उसमें लिखो, बट आई थिंक इंग्लिश आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं अभी हिंदी में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, तो इंग्लिश वाले थोड़े समझ जाते हैं, उनका समझने का पावर है वो थोड़ा तेज होता है, तो हिंदी वालों को थोड़ा समझा देता हूँ। बाकी आप देख लेना, ठीक है, चीजें बहुत अच्छे से लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगला है कृषि प्रणाली हो गया। कृषि प्रणाली को देखिए, एकीकृत दृष्टिकोण, जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन या कृषि वानिकी शामिल होती है, ताकि संसाधन का कुशल उपयोग और टिकाऊ विकास सुनिश्चित हो सके, वो आपका क्या कहलाता है, कृषि प्रणाली कहलाता है, या फिर फार्मिंग सिस्टम कहलाता है, ओके। अगला क्वेश्चन आता है आपका फसल चक्र। फसल चक्र को हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए और अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए फसलों को एक योजनाबद्ध क्रम में लगाना, क्या कहलाता है, आपका फसल चक्र कहलाता है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूं कि आपने क्या किया भाई, चावल की खेती की, चावल की खेती के बाद में आपने क्या किया,
गेहूं की खेती कर ली, ठीक है, उसके बाद में आप पल्सेस लगा देते हो, कोई भी पल्सेस लगा ली, मूंग की खेती कर ली, क्योंकि उससे क्या है, आपको नाइट्रोजन मिलेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, ठीक है, तो उसमें आपकी सॉइल की जो क्या होती है, सॉइल की उर्वरता होगी, वो आपकी इंक्रीज होगी। ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फसल चक्र को अपनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, वो है मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है जितने भी जो हनीस है उनका प्रोडक्शन करना। लाइक वो हम किसके लिए कर सकते हैं, हनीस के लिए कर सकते हैं, विवेक्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इनसे मिलने वाले शहद वगैरह हो गया, इनसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं बनाए जाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो है आपकी इनकम जनरेट करना, और दूसरी चीज आपकी इसकी आती है, वो आती है पोलन, जो आपका पोलिनेशन होता है क्रॉप्स के अंदर। एग्रीकल्चर में मधुमक्खियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे महत्वपूर्ण रोल आप सबको पता होगा, वो परागण की प्रक्रिया में होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एपीकल्चर एक लैटिन वर्ड है जिसमें क्या करते हैं, शहद मोम उत्पादों के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को पालने की प्रक्रिया जो आय को बढ़ाने और परागण में मदद करती है, वो आपकी मधुमक्खी पालन कहलाती है। ठीक है, ये मधुमक्खी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, पिगरीज हो गया जहाँ सूअरों का पालन करते हैं। ये आप अगर थोड़ा सा भी कोई कॉमन सेंस लगाकर आंसर देते हो ना, देखो पहली चीज तो ये क्लियर कर देता हूं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस बंदे का थोड़ा सा रटने वाली नहीं, थोड़ी सी समझने वाली क्षमता है ना, वो इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। डेली लाइफ से, भाई मुझे पता है मोस्ट ऑफ दी बच्चे फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो सब चीजों को जानते हैं, खेती कैसे करते हैं, जो चीजें देखी उनके बारे में ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, वो आता है आपका अंतर फसल। ठीक है, जिसे आप इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, संसाधनों का उपयोग को अधिकतम करने और फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाने की प्रक्रिया। ये आपका खेत है, ठीक है, आपने मान लो यहां पर क्या बो दिया, ठीक है, गेहूं बो दिया, या कुछ पंक्तियां हैं वो आपने साथ में सरसों की लगा ली, ठीक है, या फिर गेहूं बो दिया, मतलब एकदम सही लाइनों में बोना, ठीक है, वो आपकी होगी। एक होती है आपकी मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है बीज को सीधा मिलाकर सीधा ब्रॉडकास्टिंग कर देना फील्ड में, ठीक है, जो आगे डेफिनेशन आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है सुअर पालन। सुअर पालन क्या है, मांस, खाद्य और अन्य उप उत्पादों के लिए सुअर को पालने की प्रक्रिया जो आजीविका और आय के लिए महत्वपूर्ण है, वो आपका सुअर पालन है। झूम कल्टीवेशन या स्थानांतरण कृषि क्या क्या होता है, तो ये आपका देखो एन एग्रीकल्चरल मेथड्स वेयर लैंड इज कल्टीवेटेड टेम्पररली देन द जो आपका एबंडेंट टू अलाउ नेचुरल वेजिटेशन टू रीजनरेट कॉमनली प्रैक्टिसेस इन हिली रीजन। ये मतलब जितने भी जो आपके पहाड़ी क्षेत्र होते हैं इनमें एक प्रचलित मेथड है। इसमें क्या किया जाता है कि आपका जो भी प्राकृतिक वनस्पति होती है, ठीक है, जहाँ होती है, जहाँ पे जंगलों को काट के खेती करना, ये जो कल्टीवेशन आपने पढ़ाई होगा वही है। ठीक है, अगला आता है कृषि वानिकी, जिसे एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, इट इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज डील्स विद, इसमें क्या है, ये सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम, मतलब एक स्थायी भूमि उपयोग प्रणाली जिसमें जैव विविधता, मिट्टी के स्वास्थ्य और आय बढ़ाने के लिए पेड़ और झाड़ियों को फसलों या पशुधन के साथ में जोड़ा जाता है, वो आपका क्या है, एग्रोफॉरेस्ट्री है। ठीक है, अगला आता है मिश्रित खेती, जो मैंने अभी बताया था। मिश्रित खेती और मिश्रित फसल में बहुत अंतर होता है, एक चीज तो ये क्लियर कर लो, मिश्रित खेती का मतलब क्या होता है, कृषि के साथ में पशुपालन करना, मछली पालन करना, ठीक है, पिगरीज करना, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये आते हैं मिश्रित खेती में। लेकिन मिश्रित फसल का मतलब होता है किसी फसल के साथ में किसी अन्य बीजों को बोकर मिलाकर बोना, वो आपका मिश्रित फसल कहलाता है। ठीक है, ओके, अगला आता है डेयरी। क्या होता है, दूध और सब उनसे बने उत्पादों जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, उनके उत्पादों और प्रसंस्करण का व्यवसाय होता है, वो आपका क्या कहलाता है, डेयरी कहलाता है। ठीक है, अगला आता है जीवन निर्वाह खेती। क्या होता है, ऐसी कृषि जिसमें फसलें मुख्य रूप से किसानों के परिवार की खपत के लिए उगाई जाती है, ना कि बिक्री के लिए उगाई जाती है, वो जीवन निर्वाह खेती कहलाती है। ओके, अगला आता है कृषि आजीविका व्यवस्था। क्या है, ठीक है, एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम, एक व्यवस्था जिसमें कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों का आय का मुख्य स्रोत होती है, जो ग्रामीण परिवारों की अर्थव्यवस्था को सहारा देती है। ठीक है, जैसे भाई आप समझो, अब क्या करते हैं, गांव में रहते हैं, ठीक है, गांव में क्या करते हैं, खेती के साथ साथ में हम गाय बकरियां भी रखते हैं, भेड़ें भी रखते हैं,
गायें भी रखते हैं, भैंसे भी रखते हैं, ठीक है, या फिर अगर पानी की व्यवस्था है तो उनमें मछली पालन भी करते हैं। उससे क्या होता है कि अगर हमारी मेन क्रॉप खराब हो जाती है तो उसके साथ साथ में हमारे इनकम का स्रोत रह सकता है, ताकि हमारे पास में पैसे आते रहे। भाई आप क्रॉप पे डिपेंड हो, एक क्रॉप आपने लगाई है खेत में, बाकी आपके पास में कुछ नहीं है कि फसल होगी तो पैसे दूंगा या फिर पैसे आएंगे, फसल हुई नहीं तो पैसे कैसे आएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला आता है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट आईआरआई के पेपर में पूछा गया, आईआरआई के मिड-टर्म में पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल इंडेक्स क्या है, ठीक है। ये जो मैंने पेपर बनाया बेटा, ये बता देता हूं, ये आपके आईआरआई, बीएचयू, एसकेट, ठीक है, और हमारा पूरा इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक्सपीरियंस सारा झोंक के सारी चीजें मिला के हमने ये पेपर प्रिपेयर किया है, ठीक है। इस वक्त पूछा था कि सस्टेनेबल इंडेक्स क्या होती है, तो कि किसी प्रक्रिया या नीति या प्रणाली की स्थिरता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मापक या ढांचा जो पर्यावरणीय और आर्थिक और सामाजिक प्रभावों पर आधारित है, वो क्या कहलाती है, आपकी सस्टेनेबल इंडेक्स कहलाती है, ठीक है। अगला आता है फार्मिंग सिस्टम, जो मैंने अभी पहले आपको करवा दिया था कि कृषि एक दृष्टिकोण है जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी शामिल है और उसमें कुशल उपयोग, उत्पादकता इस तरह सुनिश्चित हो सके, ठीक है। अगला आता है कृषि आधारित, ये दो बार रिपीट हो गई, सॉरी। उसके बाद में अगला आता है पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं, ठीक है। इकोसिस्टम सर्विस क्या, ये भी आईआरआई में पूछा गया क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं जैसे स्वच्छ वायु, पानी, परागण, मिट्टी की उर्वरता और जलवायु विनिमय जो पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्यापक कृषि, एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होता है। एक कृषि पद्धति जिसमें बड़े भूभाग का उपयोग किया जाता है और श्रम एवं उर्वरकों जैसे इनपुट का न्यूनतम उपयोग किया जाता है और यह प्रबंधन की जगह प्राकृतिक उत्पादकता पर केंद्रित होती है। इसका मतलब समझे आप। एक्सटेंसिव या फिर व्यापक कृषि का मतलब होता है कि इसमें उर्वरक, ठीक है, होते हैं, उनका बहुत कम उपयोग किया जाता है, प्राकृतिक रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खेती करते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़े भूभाग में खेती की जाती है, ठीक है, ये आपकी एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है। अगला है आधुनिक कृषि प्रणाली, उन्नत कृषि तकनीकी जिसमें मशीनरी, उच्च उपज देने वाले बीज, सिंचाई प्रणाली, उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग शामिल है ताकि उत्पादकता अधिकतम हो सके, वो क्या कहलाती है, आधुनिक कृषि प्रणाली कहलाती है, मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है डिफरेंस का कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब होता है पहले की और मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, परंपरागत और आधुनिक कृषि में क्या अंतर है, मॉडर्न और ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चंस भी आप तैयार कर लेना कि पहले की खेती में और आज की खेती में क्या डिफरेंस है। अगर आपको इसके बारे में पूरा कोर्स पढ़ना है, एक मतलब एक लेक्चर में पूरा कोर्स को कंप्लीट करना है इसको, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का वन शॉट हिंदी मीडियम का लेक्चर आपको मिल जाएगा। आई थिंक 2 घंटे का लेक्चर है जिसमें पूरा का पूरा फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है, मैंने कवर करवा दिया। ओके, अगला मैं बात करता हूं सीमांत कृषि, जिसे आप मार्जिनल फार्मिंग कहते हैं। छोटे भूखंडों पर सीमांत संसाधनों और कम उत्पादकताओं के साथ में की जाने वाली कृषि, जिसे आमतौर पर सीमित वित्तीय क्षमता वाले किसान करते हैं, मतलब छोटे मार्जिनल किसान सीमांत कृषि वही करते हैं। ये चीजें आपको भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला बात करता हूं कृषि प्रणाली और लाभप्रदता क्या होती है, ठीक है। फार्मिंग सिस्टम हेल्थ प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, विभिन्न कृषि पद्धतियों और उनकी आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की क्षमता के बीच का संबंध, जिसमें संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित की जाती है, वो आपकी कृषि प्रणाली और लाभप्रदता कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, ये देखो कुछ मैं आपको 20-25 डेफिनेशन बताता हूँ, इनसे आपका एक बेस बन जाएगा, आपको सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी कि पेपर में आपको क्या लिखना है। समझ रहे हो बात को। अब बच्चे बोल देंगे सर एक एक नंबर का, अरे बेटे एक एक नंबर वाले ही क्वेश्चन लगा के जाते हैं, ठीक है। 5 नंबर में 10 नंबर में तो आपको कुछ ना कुछ लिख देते हो आप, ठीक है, लेकिन यहाँ डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट आनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझा के करवा रहा हूँ। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग का मतलब होता है एक कृषि पद्धति जिसमें एक ही वर्ष में एक ही भूमि पर लगातार 2 या अधिक फसलें उगाई जाती है, ठीक है। प्रत्येक फसल को पिछली फसल की कटाई के तुरंत बाद लगाया जाता है ताकि भूमि का अधिकतम उपयोग और उत्पादकता सुनिश्चित की जा सके, वो आपका क्या कहलाता है, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। अब आता है शॉर्ट नोट्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको पूछा जाता है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बोले कि इसके ऊपर आप शॉर्ट नोट्स लिखो। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि आपको उस चीजों को समराइज करने, समरी में छोटे वे में लिखना होता है, ठीक है, अच्छी अच्छी चीजों को, फालतू में बकवास नहीं करना होता है।
अब क्वेश्चन पूछा था कि रूरल लाइवलीहुड और अर्बन लाइवलीहुड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट 10 स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है कि रूरल लाइवलीहुड और अर्बन लाइवलीहुड है क्या, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में बेटा अच्छे से पढ़ के जाना। किसी भी कॉलेज में पेपर देने जाओ तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो रूरल लाइवलीहुड क्या होता है, प्राइमरी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफर डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, आल्सो नोन एज रूरल लाइवलीहुड। अर्बन लाइवलीहुड का मतलब होता है आर, देखो, डाइवर्सिफाइड एंड बेस्ड ऑन फॉर्मल जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑन सर्विस बेस्ड एक्टिविटीज इन सिटीज एंड टाउन्स विद लेस डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बहुत कम डिपेंडेंट होते हैं। इनका डिफरेंस का क्वेश्चन भी आगे मैं करवाऊंगा, और जो मैंने लेक्चर लिया है उसमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाया है, क्योंकि यहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ओके। तो ये ग्रामीण आजीविका और शहरी आजीविका के बारे में आपको पढ़ना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव फॉर एग्रीकल्चर की सरकारी पहल कौन कौन सी है, इनके लिए कुछ योजनाएं वगैरह उनके बारे में तो बता देता हूँ। गवर्नमेंट इनिशिएटिव के नाम में पीएम किसान हो गया, सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, ई नाम हो गया, ठीक है। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जितने भी जो योजना है उनके बारे में मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाया है, तो उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंटरप्राइज है, पूरक उद्यम कहते हैं जिसे हिंदी में, वे अतिरिक्त आय उत्पन्न करने वाले गतिविधियां जिसमें आपका मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मशरूम खेती, जो कृषि के साथ में जुड़ी हो ताकि उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाई जा सके, वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंटरप्राइज कहलाता है। एंटरप्राइज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद में अगला मैं बात करता हूँ टेक्नोलॉजीज टू बूस्ट फार्मर्स एंड रूरल इनकम, किसानों और ग्रामीण आय को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी क्या, इसमें क्या है कि ड्रिप सिंचाई, ठीक है, उसके बाद में सटीक कृषि मौसम पूर्वानुमान, ठीक है, के ऐप बन गए, हाइब्रिड बीज और डिजिटल मार्केट जो आपके मार्केट प्लेस हो गए, जैसे ई नाम जैसे ऐप वगैरह आते हैं, ई नाम जैसी साइटें आती है जिसमें आपको सारी चीजें बताई जाती है, जैसी तकनीकी किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ाने में मदद करती है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि आजकल ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से किसानों की आय बढ़ सकती है। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे मोबाइल्स पे ऐसे ऑनलाइन एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं जिनके आप ई नाम वगैरह इनका एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत तमाम प्रकार के आपने भी देखे होंगे, डिफरेंट टाइप की कंपनीज होती है जो अपने ऐप देते हैं, उनमें फार्मर्स फोटो खींच के डालते हैं, उनसे कौन सी क्रॉप पे कौन सी दवा डालनी है, वो सारी चीजें उनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ताकि उनको टाइम पे मैनेजमेंट का पता चल जाए, और वो जिस चीज की जरूरत होती है वही चीज खेत में लाके डालेंगे तो उनका प्रोडक्शन है वो अच्छा हो सके। ये जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है वो फार्मर्स की जो यील्ड होती है उनको इंक्रीज करने में मदद करती है। उसके बाद में मौसम पूर्वानुमान वगैरह, टेम्परेचर वगैरह सारी चीजें आप मोबाइल में देख सकते हैं, ऑनलाइन चीजें देख सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन आ गई है जिससे पानी की बचत हो सकती है, कब कितना पानी देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के बहुत सारे मेथड्स आ गए, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज आ रही है जो आपके जो गांवों के किसान होते हैं उनका क्या होता है कि अच्छा प्रोडक्शन करवाने के लिए बूस्ट फार्मर्स एंड मतलब इनकम होती है उनको हाई करने के लिए हेल्प करते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है वो आता है आपका औषधि उद्यान और पोषण उद्यान, जैसे मेडिसिन गार्डन एंड न्यूट्रिशनल गार्डन, ठीक है। तो मेडिसिन गार्डन ब्रॉड प्लांट्स लाइक तुलसी, नीम एंड एलोवेरा वगैरह ऐसे प्लांट लगाते हैं, ये मेडिसिनल प्लांट हो गए, ठीक है, जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट बोए जाते हैं। और न्यूट्रिशनल प्लांट लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, ठीक है, ये जहाँ पे बोए जाते हैं वो आपके न्यूट्रिशनल, जहाँ से आपको पोषण मिलता है, अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स वहां से आपको मिलते हैं। अगला आता है मछली बतख एकीकृत प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिश डक इंटीग्रेशन क्या होता है, एकीकृत कृषि प्रणाली जिसमें मछली पालन और बतख पाली जाती है, ठीक है। बतख कीटों का नियंत्रण करते हैं, अपने बल से पानी को उर्वरक प्रदान करते हैं और मछलियों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, जिसमें एक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र बनता है। देखो समझो बात क्या है, ये आपने एक तालाब लगा लिया, इसके अंदर आपने मछलियां छोड़ दी, ठीक है। बतख क्या करते हैं, जो भी जो कीड़े आते हैं मछलियों को डिस्टर्ब करने वाला उनको खा देते हैं, और उनमें से क्या कर देते हैं, टट्टी कर देते हैं, यानी कि जो उनके मल मूत्र होते हैं वो क्या करते हैं, मछलियां खा जाती है, ठीक है। मछलियां खा के क्या करती, बड़ी होती है और अपना पारिस्थितिक तंत्र चलाती रहती है। समझ गए ना बात को। अगला आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, एसएफएस और आईएफएस,
सिंगल फार्मिंग सिस्टम और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? एसएफएस का मतलब होता है एक विशिष्ट गतिविधि जैसे फसल उत्पादन या डेयरी पालन पर केंद्रित तो करती है, जिससे जोखिम में विविधताएं कम होती है। ठीक है। आईएफएस का मतलब होता है फसल, पशुपालन, मछली पालन जैसी गतिविधियों को जोड़ती है, जिससे संसाधनों के अधिकतम उपयोग और उच्च लाभप्रदता व स्थिरता सुनिश्चित होती है। समझ गए बात को भाई? ये या तो सिर्फ फसलों पे निर्भर रहेंगे एसएफएस वाले, ठीक है, या फिर ओनली डेयरी पे रहेंगे, या फिर ओनली मछली, एक ही चीज पे रहते हैं, लेकिन ये बहुत सारे तमाम प्रकार के इंटीग्रेटेड, ठीक है, एक से ज्यादा। ओके। अगला बात कर लेते हैं, वो आता है आपका क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, हर एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट्स में या फिर डिफरेंस में क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो हम मेजर डिफरेंस के ऊपर आते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा आप अच्छे से भी कर लेना। हाँ, एक चीज ये बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्री कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर रखा है, वहां बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स में जाओगे तो वहां आपको यूनिवर्सिटीज के फोल्डर, जैसा भी एसकेएन का पेपर हुआ तो एसकेएन का फोल्डर अलग मिलेगा, एसकेयू का पेपर होगा तो वहां आपको मिल जाएगा, जिसका चार्ज ओनली 99 रुपीज है। बहुत आपको हेल्प होगी और आपको सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो पेपरों में हम आपको 100% हेल्प करेंगे और सारी चीजें हम आपको शेयर करेंगे। तो डेफिनेटली आप वो कोर्स एक बार जरूर परचेज करें। ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं इनमें क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न में डिफरेंस क्या है। तो देखो, ये एक व्यापक और दीर्घकालीन दृष्टिकोण है, ये एक विशिष्ट और मौसमी दृष्टिकोण है। समावेश क्या है? फसल चक्र है, मिश्रित फसल है, अंतर फसल आदि शामिल होती है क्रॉपिंग सिस्टम में। लेकिन क्रॉपिंग पैटर्न में विशेष मौसम या एक वर्ष की फसल व्यवस्था ही शामिल होती है। मुख्य ध्यान होता है इसका समन्वय और स्थिरता पर ध्यान होता है। ठीक है। इसमें भूमि पर उगाई जाने वाली फसलों की व्यवस्था पर इनका ध्यान होता है। ठीक है। उसके बाद में भूमि और फसलों का दीर्घकालीन प्रबंधन यहाँ पे आपको करना होता है। यहाँ पर मौसम और सालानी फसलों की व्यवस्था का प्रबंधन आपको करना होता है। ठीक है। अगला एक क्वेश्चन आता है मिक्स फार्मिंग और मिक्स क्रॉपिंग। ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ। मिक्स फार्मिंग का मतलब होता है कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के साथ में ये जैसे मान लो आपका लाइव स्टॉक प्रोडक्शन करना, ठीक है, आपका मछली पालन करना, उसके बाद में आप ये पिगरीज वगैरह कर सकते हैं। तमाम प्रकार के स्रोत एक ही साथ में करना मिश्रित खेती कहलाता है, मिक्स फार्मिंग कहलाता है। मिश्रित और मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है एक क्रॉप्स के साथ में या फिर एक से अधिक क्रॉप के बीज एक साथ में मिलाकर बोना। ठीक है। जहां पे आपकी एक ही क्रॉप के ऊपर डिपेंड रहने की क्षमता वो थोड़ी है कम हो जाती है। ठीक है। आप दूसरे सोर्स पे भी निर्भर रह सकते हो, एक क्रॉप खराब हुई तो दूसरी क्रॉप पे भी रह सकते हो। ये आपका क्या होता है? मिक्स क्रॉपिंग होता है। तो ये चीज भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है। अगला आता है जीवन निर्वाह खेती जी। ठीक है। सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है? एक तो आपका होता है कॉमर्शियल फार्मिंग और एक जीवन निर्वाह खेती। ठीक है। देखो, जीवन निर्वाह खेती का मतलब होता है ऐसी खेती करना जैसे भाई नॉर्मली आपने खेत में फसलें बो दी जिससे आपको खाने की पूर्ति हो सके, और उसके साथ के अंदर आपको क्या करना है, जैसे ये पशुपालन वगैरह रख लिए थोड़ा बहुत ताकि दूध दही घी मिल सके और अपनी आजीविका चल सके। ठीक है। वो तो आपका क्या होगा? सस्टेन करना, जीवित रहने की खेती हो गई। और कॉमर्शियल का मतलब होता है ऐसी फसलें लगाना या फिर ऐसा काम करना, ऐसी मतलब फार्मिंग करना जिसमें हमें एक से ज्यादा बेनिफिट्स मिले, अच्छा प्रोडक्शन मिले और हम पैसे जहां से जनरेट कर सकते हैं। कॉमर्शियल क्रॉप लगा सकते हैं, लाइक टोबैको हो गई, आपकी कॉटन हो गई, ऐसी फसलें जिनको बेचने पर सीधे पैसे प्राप्त होते हैं और अच्छे खासे पैसे हमारे पास में हो जाए, वो आपका कॉमर्शियल लेवल का फार्मिंग होता है। समझ गए बात को? अब हम आगे चलते हैं। वो आता है आपका, एक आता है आपका एले क्रॉपिंग, ठीक है, और एक आता है आपका रिले क्रॉपिंग। ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं रिले क्रॉपिंग और एले क्रॉपिंग होता क्या है। रिले क्रॉपिंग का मतलब होता है ये एक प्रणाली जिसमें दूसरी फसल पहली फसल की कटाई की पहले ही बोई जाती है ताकि भूमि को खाली छोड़ने के बजाय लगातार उपयोग में लिया जा सके। जैसे भाई रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग से आपको बेटा याद क्या रखना है? रील, रील चलती रहती है ना, एक रील पूरी हुई या नहीं हुई, दूसरी स्क्रॉल करते जाते हो, दूसरी स्क्रॉल करते जाते हो। ठीक है। रिले क्रॉपिंग, यहां से एक चीज याद रखना, रिले क्रॉपिंग का मतलब होता है कि ये खेत में फसल लगाई गई है, उसी फसल में दूसरी फसल लगा देते हैं ताकि बीच में जो टाइम होता है वो टाइम खराब ना हो। इसमें कैसे समझ में नहीं आया ये? जैसे मान लो आपने खेत में क्या बो रखा है, मक्के बो रखे हैं। ठीक है। मक्का बो दिया भाई,
और अब आप आगे क्या आलू की खेती करने वाले हो, तो मक्के की खेती आपको पता है अब 15 से 20 दिन बचे हैं फसल को काटने में, उससे पहले उनकी जमीन में जाके क्या कर दोगे, आलू काट दोगे, ठीक है, और पानी नीचे है, फ्लड इरिगेशन कर दोगे, जिनके आलू उगने लग जाएंगे, ऊपर से आप क्या करोगे, मक्के की कटाई कर लोगे, ठीक है। ये आपका होता है रिले क्रॉपिंग, समझ के उदाहरण, जब पहली फसल जैसे चावल अभी बढ़ रही होती है तो गेहूं की फसल बो देना, ताकि दो दो फसलों के बीच में कटाई में तैयार हो सके, ठीक है, ये चीज समझना आपको। उसके बाद में एले क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग का मतलब होता है ये एक पद्धति जिसमें फसलों या पेड़ों झाड़ियों की पंक्तियां के बीच में बोई जाती है। देखो इसमें क्या होता है आपका, ये आपका खेत है, ठीक है, इसमें लिखा है कि पेड़ों या झाड़ियों की पंक्तियां, ये पेड़ लगाए हुए हैं आपने, और इनके बीच में आप जो खेती कर रहे हैं ये आपकी एले क्रॉपिंग कहलाती है। पेड़ छाया प्रदान करना, वायु कटाव कम करने और मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना कि भाई हमारे पास में कभी कभी हमने देखा होगा कि इस साइड भी पेड़ लगे हैं, इस साइड भी हमारे पास में पेड़ लगे या झाड़ियां वगैरह लगी है, या बीच में हम जो खेती कर रहे हैं, ठीक है। एक तो क्या होगा, हमारी जो गर्मियों में हवाएं वगैरह चलती है उस कंडीशन में कर सकते हैं, ठीक है, और जहाँ जिस फसल को ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं थी उस कंडीशन में भी हम ये चीजें अपना सकते हैं, या फिर हमारा सॉइल इरोजन वगैरह ज्यादा होता है तो पेड़ वगैरह पास में रखते हैं तो उनसे भी ये चीजें हमारी बचाई जा सकती है, समझ रहे हो बात को। तो ये आपका क्या होता है, एले क्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो यहाँ लिखा उदाहरण दे रहा, उदाहरण साथ में जरूर देना आप, फलीदार वृक्षों की पंक्तियों के बीच में दालों वाली सब्जियों को लगाना, ठीक है, ताकि नाइट्रोजन मिलता रहे। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट है चतुर्गुणी फसल प्रणाली, ठीक है, जो आपका वाटरफॉल क्रॉपिंग और मल्टी ट्रायल क्रॉपिंग सिस्टम। चतुर्मुखी फसल का मतलब होता है एक ही भूमि पर चार अलग अलग फसलों को एक ही वर्ष में उगाना, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जिसमें एग्जांपल देख सकते हो, अलग अलग मौसमों में चावल, गेहूं, मक्का और दालों की फसलों को उगाना, ठीक है। उसके बहुस्तरीय मल्टी टाइप का मतलब क्या होता है, मल्टी टाइप का मतलब होता है कि बहुस्तरीय फसलें, ठीक है, यानी कि भूमि पर विभिन्न ऊर्ध्वाधर स्तरों पर अलग अलग फसलों को उगाने की प्रक्रिया शामिल होती है। पेड़, झाड़ियां फसलों की परतों में एकीकृत किया जाता है जिससे स्थान और प्रकाश का अधिकतम उपयोग किया जा सके, जैसे बीन्स या सब्जियों के निचले स्तर पर उगाना, ठीक है, और पेड़ बेलों के ऊपर चले जाते हैं। अब अगला एक आपका डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने अभी पहले आपको बताया था, ठीक है। एक तो आपके ग्रामीण समाज यानी कि रूरल और अर्बन एरिया के बीच में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको करके जाना है। ये पिछले लेक्चर में मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाया है, वहां जाके आपको समझना है। एक बार यहाँ पे भी आप इस क्वेश्चन को देख लेना, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बार करवा दिया, इस क्वेश्चन को अभी मैं कंटिन्यू बार बार ये करवाना भी अच्छा नहीं लगता, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक आपको एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ना है कि एंटरप्रेन्योर कितने टाइप के होते हैं, एंटरप्रेन्योर का क्या क्या काम होता है। कुछ चीजें मैंने यहाँ ऐड नहीं की है और मैं 7 मिनट एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीजें भी आपको पढ़ के जानी है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलिए एक सेकेंड, ओके। अब हम बात कर लेते हैं फसल प्रणाली के लक्ष्य, ठीक है, गोल ऑफ, ये बड़ा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है 4 नंबर में, 6 नंबर में, 8 नंबर में, ठीक है। गोल्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम एंड हाउ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आईएफएस इज इफेक्टिव फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स, ठीक है। ये आपके इंग्लिश में आंसर दे रखे हैं कि इसमें फसल प्रणाली के लक्ष्य क्या है, पहले तो गोल क्या है फार्मिंग सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किसानों की आजीविकाओं के लिए क्या प्रभाव डालती है, ठीक है। उसके बाद में आजीविकाओं की स्थिरता पे क्या प्रभाव डालती है। हिंदी में बात कर लेते हैं कि गोल क्या है, तो फसल प्रणालियों का मुख्य उद्देश्य संसाधनों जैसे भूमि, जल और श्रम का अधिकतम उपयोग करना और उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाना, ठीक है। इसका उद्देश्य उत्पादन और विविधता करना है ताकि जोखिम को कम किया जा सके, आय में सुधार हो सके और किसानों और उनके परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो सके, ठीक है। ये क्या कहलाता है, गोल्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद में अगला आपका गोल है ये फसल उत्पादन, उसके बाद पशुपालन और अन्य उद्यमों को एकीकृत करने में मदद करता है जिससे एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनता है और अधिक लचीला और उत्पादक होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला गोल हमारा होता है स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना होता है, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना, जल का संरक्षण करना और बाहरी आपूर्ति पर निर्भरता को कम करने में फसल प्रणाली का
मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी के अंदर पूछा गया है कि आईएफएस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ये किसानों की आजीविकाओं के लिए प्रभावी कैसे है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसमें लिखना है कि आईएफएस एक ऐसी पद्धति है जिसमें विभिन्न कृषि गतिविधियां जैसे फसल उत्पादन है, ठीक है, पशुपालन है, मछली पालन है, कृषि वानिकी आदि को शामिल किया जाता है। ठीक है, आदि को शामिल कर लिया। उसके बाद में इसमें लिखा है कि यह भूमि और अन्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग करता है, ठीक है, उत्पादकता को बढ़ाता है और जोखिम को कम करता है। ठीक है, एक सेकंड, एक मिनट। देखो, अगला है ये भूमि और अन्य संसाधनों के अधिकतम उपयोग करता है, उत्पादकता बढ़ाता है और जोखिमों को कम करता है, क्योंकि किसान कई स्रोतों से आय प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर फसल उत्पादन के साथ साथ में पशुपालन या मछली पालन आय का विविधीकरण होता है, जिसमें बाजार और कीमतों में उतार चढ़ाव की स्थिरता को बनी रहती। ये चीजें मैंने आपको, अगर थोड़ा भी आपने देखा होगा तो लेक्चर को स्टार्टिंग से जो डिफिनेशन करवा रहा हूँ समझी है, तो आप अच्छे से ये चीजें कर सकते हो। और आई होप आप इस चीज को समझ भी गए होंगे कि आईएफएस सिस्टम का क्या रोल है, कि हमें हर जगह पैसे प्राप्त होते हैं, हम एक से ज्यादा मतलब एक ही चीज पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, हमारी जो रिस्क होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, हम बाकी चीजों के बारे में जो भी थोड़ा स्ट्रेस वगैरह फार्मर्स ज्यादा लेते हैं, वो तनाव वगैरह कम हो जाता है, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आईएफएस स्थायी कृषि को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह लिखा है कि आईएफएस होता है वो रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता कम करती है। जैसे भाई हम खेती करेंगे, गाय भैंस साथ में रखेंगे, गोबर की खाद होगी वो सीधा खेत में डाल देंगे, सीधा है कि भाई यूरिया डीएपी कब ला के खेत में डालेंगे। ठीक है, और जैविक खेती के प्रथाओं को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सीधी बात है, जैविक खेती को प्रथाओं को बढ़ावा देता है, जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए मदद करता है और लंबे समय तक कृषि की स्थिरता को सुनिश्चित करता है। ओके, उसके बाद में बात कर लेते हैं आजीविका की स्थिरता में प्रभाव, इंपैक्ट ऑन सस्टेनेबल लाइवलीहुड। आईएफएस की आय की स्थिरता, खाद्य सुरक्षा और संसाधनों के संरक्षण में मदद करती है। कैसे करती है? पारिस्थितिकी भी मदद करती है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी मदद करती है। किसान में एकल फसल के बजाय अन्य फसलों के ऊपर निर्भर रहने पे भी मदद करती है। पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक झटके जैसे भी लगते हैं उनको लचीलापन सुनिश्चित करने में भी मदद करती है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। वो क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम के कौन कौन से टाइप है? मोस्ट ऑफ द टाइप्स जो मैंने अभी आपको डिफिनेशन में करवाए वहां आ जाएंगे। फैक्टर अफेक्टिंग टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, ये फार्मिंग सिस्टम को कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, पहले तो मैं बता देता हूं, जीवन निर्वाह खेती, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि जीवन जीने के लिए जिसमें सिर्फ हमारा एक मोटिव रहता है कि कैसे ही करके अपने को जीवन जीना है। ठीक है, अपने को खाने का अनाज मिल जाए, पीने के लिए दूध मिल जाए, ठीक है, ये सारी चीजें करके अपना कैसे ही करके गुजारा चला लेना, वो आपका क्या होता है? जीवन निर्वाह खेती होती है। कॉमर्शियल, ये अभी मैंने आपको बताया था कॉमर्शियल या व्यावसायिक खेती क्या होती है। अभी मैंने आपको मिश्रित खेती बताई है, कृषि एग्रो फॉरेस्ट्री बताई है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती कहते हैं जिसे, जिसमें इसमें मेनली क्या किया जाता है, जितने भी जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड होते हैं उनको अवॉइड कर दिया जाता है, उनको त्याग दिया जाता है, उनके बिना खेती करना। ठीक है, अगला आता है कौन कौन, इसमें और भी सारी चीजें लिख सकते हो, इंटरक्रॉपिंग लिख सकते हो, ठीक है, इंट्राक्रॉपिंग लिख सकते हो, एले क्रॉपिंग लिख सकते हो, रिले क्रॉपिंग, रिलीफ क्रॉपिंग, उसमें ये एक क्रॉपिंग वैसे उसमें फार्मिंग मतलब फार्मिंग सिस्टम का ही पार्ट मान सकते हो, क्योंकि फार्मिंग पैटर्न के अंदर आते हैं। फार्मिंग पैटर्न को करके इनको भी एक अच्छे से थोड़ा आप डिजाइन कर सकते हो, लेकिन 5-6 लिखोगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, उसके बाद में अगला हम बात कर लेते हैं फसल प्रणालियों को प्रभावित करने वाले कारक। एक तो सीधी बात है क्लाइमेट प्रभावित करता है, उसके बाद में सॉइल की क्वालिटी, बाई एसिडिक सॉइल होती है, न्यूट्रल सॉइल होती है, ठीक है, साल्ट अफेक्टेड सॉइल होती है, ये सॉइल अलग अलग क्वालिटी की सॉइल होती है जो आपको प्रभावित कर देती है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्या? मार्केट एक्सेस। मार्केट में कभी किसी की रेट मतलब कभी गेहूं हाई रेट पे चला जाता है, कभी लो पे चला जाता है, ये किसानों को एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेबर अवेलेबिलिटी, अगर टाइम पे लेबर नहीं मिलते हैं तो उस टाइम भी हार्वेस्टिंग के टाइम में या फिर वीड निकालने के टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके बाद में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ठीक है, उसके बाद में ये जो आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स है, ये सारी जीवन निर्वाह खेती वगैरह हो गई, यहाँ से आप देख सकते हो मिश्रित खेती हो गई, कृषि वानिकी हो गई, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया,
उसके बाद में हम इसको कौन कौन से जलवायु है जो बता दिया भाई कि तापमान है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है, ये आपके खेती को थोड़ा नुकसान करते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता, पीएच है, सॉइल फर्टिलिटी वगैरह ये भी थोड़ी इफेक्ट करती है। बाजार में पहुंच है जो किसानों को नगद पैसे कभी देती है कभी नहीं देती है, या फिर मार्केट का प्राइस है वो ऊपर नीचे होता रहता है, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, श्रम की उपलब्धता मतलब लेबर आपको मिल रही है नहीं मिल रही है। उसके बाद में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम सी आ रही है, आर्थिक कारक भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जो किसान जीवन निर्वाह और व्यवसायिक खेती पालन करेंगे उन पे डिपेंड। अब ये IRA में पूछा गया एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, LEISE, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ डिसा या नुकसान क्या, इनिशियली लोअर यील्ड, एक सेकंड, यहाँ से हम करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एल का मतलब होता है लो, ठीक है, यहाँ पर होता है एक्सटर्नल, ठीक है, आई का मतलब होता है आपका इनपुट, और एस का मतलब होता है आपका सस्टेनेबल, ठीक है, और ए का मतलब होता है आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, कृषि पद्धति जो बाहरी इनपुट्स जैसे रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का न्यूनतम उपयोग करने पर जोर देती है और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब बाहर से जो हम इनपुट दे रहे हैं बहुत कम देने हैं और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। नाम से आप इन चीजों को लिख सकते हो। ठीक है, लो कम, एक्सटर्नल आउटर चीज, इनपुट यानी कि जो बाहर से आप चीजें दे रहे हैं, समझ गए। जैविक खेती, फसल चक्र, कृषि पारिस्थितिकी प्रथाओं को उपयोग करने और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए भूमि की दीर्घकालीन स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में मध्य केंद्रित जो आपका ध्यान केंद्रित करता है। और इसके एडवांटेज क्या है, बाहरी इनपुट जैसे रासायनिक हो गए, उर्वरक कीटनाशक की निर्भरता को कम करना जिसमें लागत आपकी घटती है, जैसे पैसे वगैरह उर्वरकों में बहुत ज्यादा लोग खर्च करते हैं वो घट जाते हैं। उसके बाद में प्राकृतिक विधियां, इसमें क्या होता है, कंपोस्टिंग हो गया, फसल चक्र के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। ठीक है, यानी कि भाई अच्छी चीजें खाएंगे, हेल्दी चीज खाएंगे तो हेल्थ अच्छा रहेगा। ठीक है, हेल्थ अच्छा रहेगा तो सारी चीजें एकदम सही से होंगी। पर्यावरण अनुकूलन, जैसे टिकाऊ खेती है तो पर्यावरण को कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद में विभिन्न कृषि गतिविधियां एकीकृत, जैसे जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी हो गया, ठीक है, इकोसिस्टम हो गया, ठीक है, इसकी सस्टेनेबिलिटी में इंप्रूवमेंट लेके आता है। उसके बाद में अगला आता है इसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज हो गई भाई, ऐसी कोई चीज दी है, अगर गर्लफ्रेंड बनाओगे उनके भी एक आपका फायदा मिलेगा तो एक नुकसान ही मिलेगा, सीधी चीज है ना। आपको पता ही है, आप मजे कर लोगे ये आपको फायदा हो गया, लेकिन पैसे खर्च होना, टाइम का बर्बादी होना, वो क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो वैसे ही हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, प्रारंभ में कम उपज हो सकती है। ठीक है, प्रारंभ में कम उपज मिलेगी क्योंकि भाई फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं तो फसल एकदम आ जाती है, अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ होगा नहीं, थोड़ा कम उत्पादन वगैरह होगा तो ये भी चीजें सहनी पड़ेगी। ठीक है, कृषि प्रथाओं और अधिक समझ कौशल की आवश्यकता, अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज आप इंसान हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसके बाद संक्रमण काल चुनौती हो सकती है, पर जो जिसमें प्रोडक्शन वगैरह की प्रॉब्लम। ठीक है, ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए बाजार की बाजार, हाँ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपको बाजार में मिल नहीं पा रहे हैं, ये भी एक आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वो आता है कि लाइवलीहुड कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ लाइवलीहुड कैपिटल्स। ठीक है, कि लाइवलीहुड कॉन्सेप्ट क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है लाइवलीहुड कैपिटल्स के, ये सारी चीजें बात करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हम बात कर लेते हैं कि पहले तो कंपोनेंट्स कौन कौन से, कंपोनेंट्स ऑफ लाइवलीहुड कैपिटल्स के लिए ह्यूमन कैपिटल्स है, उसके बाद में आपका सोशल कैपिटल है, उसके बाद में आपका फिजिकल कैपिटल है, उसके बाद में आपका फाइनेंशियल कैपिटल है, उसके बाद नेचुरल कैपिटल है, प्राकृतिक पूंजी। ठीक है, उसके बाद में शहरी और ग्रामीण, अगला क्वेश्चन है शहरी और ग्रामीण आजीविकाओं की तुलना करनी है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ अर्बन एंड रूरल, तो इसमें क्या है, शहरी आजीविका और रूरल आजीविका, इसमें क्या है देखो, एक मिनट, हाँ, people in urban areas tend to rely on non-agricultural activities like industries, service, and आपका commerce on their livelihood employment often formal with हिंदी में मिल जाए आंसर, fixed salaries and social security benefits। ठीक है, अर्बन
वो क्या होता है, अर्बन लाइवलीहुड डिपेंड ऑन दी हेवीली ऑन फाइनेंशियल कैपिटल, एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल, लिमिटेड एक्सेस नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन गांव वालों के लिए क्या होता है, रूरल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, मतलब पूरे पूरे एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। लाइव स्टॉक हो गया एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सर्वाइव, जिनके ऊपर वो सर्वाइव कर सकते हैं। रूरल इकोनॉमिक्स ऑफर फेस ग्रेटर रेंटेबिलिटी और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक ड्रॉट्स है, फ्लड्स है, क्रॉप फेलियर वगैरह, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो उनको थोड़ा पीछे छोड़ देती है। इन रूरल एरियाज पीपल डिपेंड ऑन सोशल कैपिटल्स, फैमिलीज, कम्युनिटी सपोर्ट्स एंड नेचुरल कैपिटल्स, लैंड, वाटर, अर्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हिंदी में देख सकते हैं इनका, ये चीजें आपको पता भी होनी चाहिए। मानव पूंजी के क्या लाभ होते हैं इनको, मतलब मानव पूंजी क्या होती है, प्राकृतिक पूंजी क्या होती है, वित्तीय पूंजी क्या होती है, भौतिक पूंजी क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा देख लो। और कंपेरिजन वही है कि भाई गांव के लोगों के शहरों के साथ में कंपेयर आप खुद भी कर सकते हो कि शहर के जितने भी जो लोग होते हैं उनके पास में जॉब करने के लिए या कोई इंडस्ट्री में चले जाते हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब कर लेते हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, उनकी सैलरी एकदम फिक्स होती है, उनको बाकी कोई भी इतना खास नुकसान नहीं होता। लेकिन गांव के मेनली लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहते हैं, उनके साथ में पशुपालन कर सकते हैं। लेकिन अगर उनमें ये भूकंप आ गया, मतलब भूकंप में तो सारे ही जाएंगे, बाढ़ वगैरह आ गया, ठीक है, तो इनमें प्रॉब्लम होती है, उनकी फसलें बह जाती है, या फिर कभी कभार हवाएं वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, क्लाइमेट सही नहीं रहता, तो उनकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, उनके बाद में जितने भी जो फार्मर्स होते हैं उनको टाइमली पैसे कोई फिक्स नहीं होते हैं कि इतने पैसे मिलेंगे, पैसों का भी कोई फिक्स सीन ऐसा होता नहीं है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है रूरल एरियाज में, आप देख सकते हैं। तो ऐसे करके इनको कंपेरिजन आप हाँ करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये मॉडल मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूं कि आपको मॉडल है वो पढ़ के जाना है। अब आप सोचोगे मॉडल का क्या मतलब, मॉडल क्या होते हैं? मॉडल का मतलब होता है कि जैसे मान लो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, पहले तो ये होता क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत है, ये कैसे बनता है, इसका पूरा एक परफॉर्मा तैयार करना, पूरा फ्लो चार्ट के रूप में आपको समझाना कि ये चीज कहाँ से कैसे बनती है। लाइक आपका जब भी इससे थोड़े पहले एसकेएन का पेपर हुआ था उसमें मैंने उनको मॉडल भी बताया था। बहुत सारे लोग आईएफएस का मॉडल पढ़ के चले जाते हैं, एपीकल्चर का मॉडल पढ़ के चले जाते हैं। ठीक है, अभी जस्ट थोड़ा टाइम बीएचयू का पेपर हुआ था, ये सारे मॉडल पढ़ के जाते हैं। मैंने उनको बोला था ड्राईलैंड का मॉडल पढ़ के जाओ, ड्राईलैंड फार्मिंग का मॉडल बच्चे पढ़ के गए, वहां क्वेश्चन पूछा था। एसकेएन में मैंने बोला था आईसीआर और नाबार्ड का मॉडल पढ़ के जाओ, वहां आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, वो भी पढ़ के गए थे। आईएफएस का मॉडल तो इंपॉर्टेंट है, हर जगह क्वेश्चन मिलता है। तो मैंने जो 8-10 मॉडल आपको करवा रखे वो मॉडल आपको पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ जो मैं इंपॉर्टेंट मॉडल बता रहा हूँ वो मॉडल आपको पढ़ने ही है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि आईएफएस एंड सस्टेनेबल मॉडल फॉर स्मॉल फार्मर्स इन वेस्टर्न राजस्थान के लिए, स्मॉल फार्मर्स के लिए जो मॉडल तैयार करना उनके बारे में। ठीक है, पहले तो आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता क्या है उनमें देखो। ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक समग्र दृष्टिकोण है जिसमें कृषि की विभिन्न गतिविधियों जैसे फसल उगाना, पशुपालन, कृषि वानिकी, मछली पालन और अन्य उद्यमों का एक ही कृषि इकाई में एकीकृत किया जाता है। ये प्रणाली भूमि, श्रम और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ती है, जो जोखिम को कम करती है और स्थिरता में सुनिश्चित करती है। ठीक है, उसके बाद में आईएफएस छोटे किसानों की आय के स्रोत में विविधता लाने और एकल फसल उत्पादन पर निर्भरता को कम करने और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने में मदद करती है। कई गतिविधियों को एकीकृत करने और किसान जलवायु परिवर्तन और बाजार में उतार चढ़ाव से संबंधित जोखिमों को कम करते हैं। ये आपका आईएफएस है वो काम करता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब ये क्या है, प्रॉब्लम तो आपकी सारी सॉल्व करेगा ही। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान के छोटे किसानों के लिए उपयुक्त मॉडल है, उसके बारे में बता देता हूँ। पश्चिमी राजस्थान में जहाँ पानी की कमी है और कठोर जलवायु की स्थिरता है, छोटे किसानों के लिए प्रभावी आईएफएस मॉडल जो निम्नलिखित गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। एक तो फसल उत्पादन, सूखा सहनशील फसलें जैसे बाजरा, ज्वार और जौ को उगाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है। पशुपालन में मवेशी, बकरियां, मुर्गी पालन और शुष्क वातावरण के लिए जो उपयुक्त नस्लें वगैरह पशु है वो आपको पालना। उसके बाद में कृषि वानिकी, ऐसे पेड़ पौधों की खेती करना जो सूखे सहनशील है, जैसे खेजड़ी और अक्षयजू, और चारा, ईंधन और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है जल संरक्षण, इसी में बोला है जल संरक्षण, वर्षा जल संचय तकनीकें और ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करके पानी की कुशलता का उपयोग करना। उसके बाद मछली पालन, यदि संभव हो तालाब या छोटे टैंकों में मछली पालन करना एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है जिसमें आय के स्रोत की विविधता आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये मॉडल है, वो आपको पूछा गया था। आपको जिस हिसाब से मॉडल पूछे आपको पहले तो उस एरिया के बारे में आइडिया होना चाहिए कि किस एरिया का पूछा गया, किसके बारे में पूछा गया। अपने को इस मॉडल में देखो, मॉडल का मतलब होता है कि आप
उस चीज को कैसे तैयार करोगे, उस चीज में क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें आप मेंशन करते हो, ठीक है। ये आपका मॉडल होता है। आप फ्लो चार्ट में भी एक चीज को बता सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला था आईएफएस मॉडल का बोला था, अब आईएफएस मॉडल आप बना रहे हो, आईएफएस में आप क्या क्या कर रहे हो, ठीक है। आप फार्मिंग कर रहे हो, लिख दिया यहाँ पे, फार्मिंग लिख दिया, या फिर आप मतलब क्रॉप्स लगा रहे हैं ना, क्रॉप्स लगा दिया, या फिर आप क्या कर रहे हो, गाय भैंसे बकरियां जो भी पाल रहे हो वो लिख दिया। यहाँ पे एक तालाब लगाकर पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है। तालाब का फोटो बना के यहाँ आपने पोल्ट्री शुरू कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, तालाब का फोटो बना के मछलियां पालनी शुरू कर दी, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आपका पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना है, तो यहाँ पर आपने पोल्ट्री वगैरह लगाकर पोल्ट्री शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है वो बना के बेचने शुरू कर दोगे, या फिर आप सुअरों का बाड़ा बनाकर सुअरों के साथ में कर दोगे। ये आपका आईएफएस मॉडल है। इसी चीज को आप एक्सप्लेन करके लिखो, डेफिनेटली कोई आपका नंबर तक नहीं काटेगा, ठीक है। ये चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए। हमेशा किसी चीज को लिखो तो एकदम सुव्यवस्थित तरीके से आपको लिखनी है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई है। अब अगला क्वेश्चन आया वो आपसे पूछा गया है, वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फार्मिंग सिस्टम, डिस्क्राइब द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, लाइवलीहुड सिस्टम, ठीक है। जो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है, देखो पहले तो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम क्या है। कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कृषि कार्यों का एक संयोजन होता है। जैसे ये चीजें फार्मिंग बेस्ड में परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, बोर हो गया मैं खुद, इतनी बार मैंने ये परिभाषा पढ़ ली है, ठीक है। सरल शब्दों में कृषि प्रणाली वह तरीका है जिसमें एक ही खेत में काम करने में, जिसमें फसल है, पशुपालन है, भूमि है, श्रम है, पूंजी के बीच के रिश्तों को समझा जाता है, ताकि किसानों के घर के लिए आय उत्पन्न हो सके, सभी संसाधनों का स्थायी रूप से उपयोग हो सके, ठीक है। कृषि आधारित जैविका के घटक कौन कौन से हैं, सीधी बात है, अभी एग्जांपल दे के समझाया, मॉडल बना के बता दिया। फसल है, लाइव स्टॉक है, ठीक है। लाइव स्टॉक में आपकी गाय भैंस भेड़ बकरी सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में आपके एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है। एग्रो फॉरेस्ट्री के बाद में आपके नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या होते हैं, लाइक आपका सॉइल कैसा है, ठीक है, लैंड, भूमि, जल, जैव विविधता का सिस्टम कैसा चल रहा है, भूमि प्रबंधन, कुशल सिंचाई वगैरह, ये सारी चीजें आती है। उसके बाद में मार्केट एक्सेस एंड फाइनेंस, बाजार पहुंच और वित्त, मतलब बाजार के साथ में आपका नेटवर्क कैसा है, किसान कहाँ पे बीज बेच सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं, कहाँ से फर्टिलाइजर वगैरह ला सकते हैं, उनको पैसे टाइम से मिल रहे हैं, ये मार्केट एक्सेस में सारी चीजें आती है, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है श्रम या लेबर, कह सकते हैं कि लेबर आपको मिल रही है नहीं मिल रही है, उनके बारे में। टेक्नोलॉजी का इनोवेशन, ठीक है। और आपका जो इंडस्ट्रियल एंड सोशल सपोर्ट होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर मेंशन रहती है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग लाइवलीहुड सिस्टम, ये कंपोनेंट्स अभी मैंने आपको करवा दी, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। अब यही क्वेश्चन मैं आपको बोलना था कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, वो है कि नाबार्ड, आईसीआर एवं अन्य संगठन, मतलब एक तो आपका NABARD नाबार्ड, एक आपका क्या है ICAR, ठीक है, एक आपका है NGO, ठीक है, जो आपका नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में। अब पहली चीज तो नाबार्ड का फुल फॉर्म बता देता हूं, आपका होता है नेशनल, ठीक है, बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। कौन सी कमेटी के द्वारा हुई थी, तो वो हुई थी बी शिवारमण्यम कमेटी के तहत, ठीक है। बी शिवारमण, मैंने थोड़ा राइटिंग स्पीड में लिखा तो समझ जाना, बी शिवारमण्यम कमेटी के द्वारा हुई थी, ठीक है। अभी इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है श्री साजी है, एक बार चेकआउट कर लेना जहां तक मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो ये नाबार्ड के बारे में ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड है क्या, अब नाबार्ड का मेन काम क्या होता है, नाबार्ड को आप मैं समझा देता हूँ, ठीक है। नाबार्ड जितने भी जो बैंक है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनका एक अपेक्स बॉडी है, ठीक है। नाबार्ड एक अपेक्स बॉडी है जो क्या करता है, फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करवाने का काम करता है, बट डायरेक्टली नाबार्ड फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करवाने का काम नहीं करता है। इनके बीच में बहुत सारे रूरल बैंक होते हैं, उनके बीच में इनकी संस्थाएं शाखाएं जुड़ी रहती है। नाबार्ड एक मेन बैंक हेडक्वार्टर, इसके हेडक्वार्टर की बात करूं, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो आपका है
मुंबई में, ठीक है। ये चीज आपको नाबार्ड के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में आपको मॉडल क्या लिखना है उसके बारे में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना। अब आईसीआर के बारे में आई थिंक आप सभी जानते होंगे। पहली चीज तो बता देता हूँ, आईसीआर की फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, जो अभी का नाम है, पहले नाम होता था इंडियन एग्रीकल्चर, जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ, उसका इंडियन काउंसिल है ना, उसकी जगह होता था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो 1946 में चेंज हो गया था। अभी का नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। अब इसकी स्थापना आप सबको पता है 16 जुलाई 1929 को हुई थी, ठीक है, ये चीज आप सबको पता है। अब आईसीआर में आपको क्या, आईसीआर के मेनली 3 पिलर है। कितने पिलर है? 3 पिलर है। एक तो पिलर है वो है EDUCTION एजुकेशन का, दूसरा पिलर है वो है आपका एक्सटेंशन का, ठीक है, और तीसरा पिलर है वो आपका है रिसर्च का, ठीक है। समझ गए बात। अब एजुकेशन में क्या होती है, आपकी यूनिवर्सिटी जितनी भी होती है वो काम करवाती है बच्चों को पढ़ाने का। एक्सटेंशन में मेनली जो काम होता है वो केवीकेस वगैरह करवाते हैं, ठीक है। और रिसर्च का जो काम होते हैं, जितने भी जो इंस्टीट्यूट बने होते हैं आईसीआर के, ठीक है, तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूट, जैसे काजरी जोधपुर हो गया, आफरीन हो गया, ठीक है, उसके बाद में क्रीडा हो गया, ये सारे इक्री शेट हो गया, ये तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूट जो रिसर्च पे काम करते हैं, ये मेनली किसके पिलर होते हैं? आईसीएआर के 3 पिलर होते हैं। अब इनका मॉडल कैसे काम करता है उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। कृषि और ग्रामीण विकास की एक प्रमुख संस्थान है। नाबार्ड ने किसानों की आय उत्पादकता की स्थिरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न जो आजीविका के मॉडल तैयार किए हैं। उनमें देखो सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, बोला था उन्होंने, संपर्क खेती का, ठीक है। इसमें क्या है, इस मॉडल में किसान खरीदार कंपनियां कृषि प्रसंस्करण कंपनियों के साथ में अनुबंध करते हैं, जिसमें तय शर्तों के तहत में फसलें उगाई जाती है, ठीक है। ये मॉडल किसानों को निश्चित बाजार और बेहतर मूल्य को सुनिश्चित करता है। कपास, मूंगफली, सब्जियों को कंपनियों के लिए की जाती है, ठीक है। अगला है नाबार्ड उच्च मूल्य वाली फसलों, बीजों और फूलों की खेती को बढ़ावा देता है, जो पारंपरिक फसलों से अधिक लाभ प्रदान करती है। समझ गए बात को। अब अगला इसने बोला है डेयरी फार्मिंग भी नाबार्ड ने बोला है, डेयरी फार्मिंग के लिए। उसके बाद में उन्होंने बोला है एग्री प्रोसेसिंग, जितने भी जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे जैम, जेली, टमाटर से, ये टमाटर सेव वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, या फिर इनका प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे मान लो भाई आलू से चिप्स बनाना हो गया, या फिर आजकल मिलेट्स का बहुत ज्यादा होता है, तो मिलेट्स को पैकेटों में बांट देना। जैसे आपको पता नॉर्मल मिलेट्स है वो 25 रुपए केजी से जा रहे हैं, ठीक है। कितने रुपए? 25 रुपए केजी से। अगर उसी मिलेट्स को अब पैकेजिंग करके प्रोसेसिंग करके डालते हैं 50 से 60 रुपए केजी, तो प्राइस क्या होगा आपका? डबल हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। यही प्रोसेसिंग का बेनिफिट है, तो इसमें भी नाबार्ड आपका हेल्प करता है। अब आता है आईसीआर। आईसीआर में क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कृषि अनुसंधान और विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये चीज मैंने अभी बताई थी, कृषि अनुसंधान, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, डेवलपमेंट। ये व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई मॉडल प्रदान करता है, ठीक। आईसीआर के कुछ मॉडल हैं, जैसे इन्होंने एक तो बताया था इंटीग्रेटेड क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बोला था आपका प्रिसीजन फार्मिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं सटीक खेती। प्रिसीजन फार्मिंग आपको बता देता हूं कि ऐसी खेती मतलब प्रिसाइज करके चीजों को, आपने देखा होगा किसी चीज को पानी दे रहे हो आप, फ्लड इरिगेशन से दे रहे हो, तो उसमें क्या होता है, आजकल देखा होगा आपने फॉलियर स्प्रे हो गया, या फिर आपने ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, बूंद बूंद, या फिर आजकल वो बड़े फुहारे वाली विधियां देख सकते हैं आप, उनसे पानी फसलों को दे रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। तो एक प्रिसीजन फार्मिंग भी इसके अंदर शामिल है। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम तो आईसीआर के मॉडल में शामिल है, ठीक है। उसके बाद में हाईटेक हॉर्टिकल्चर इसके अंदर शामिल है, जिसमें हाइड्रोपोनिक्स वगैरह, हाइड्रोपोनिक्स लगा लिया जाता है, उसके अंदर प्लांट्स लगा के आगे तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार के हो गए। उसके बाद में एनडीआरआई, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, आनंद गुजरात में, आपको पता होगा। तो इसके बारे में भी इन्होंने पूरा डिस्कस किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है एफपीओज। एफपीओज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, किसान उत्पादक संगठन। इसमें क्या होता है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एफपीओ किसानों को सामूहिक खेती करने में मदद करते हैं, जिसमें वे विपणन, तकनीकी सहायता और संसाधन तक बेहतर पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। मतलब क्या होता है,
जैसे भाई आपके पास में फार्मर्स है, ठीक है, आपने एक एफपीओ का संगठन बना लिया, ठीक है, आप उसमें खेती कर रहे हो। जैसे मान लो आपने 20 बीघे के अंदर क्या बो दिया, कपास बो दिया, उसके पास में आपके पास में जो भी फार्मर्स है उसने भी 20 बीघे में बो दिया। एक पूरा संगठन बना लिया कि हमें पूरी ये खेती करनी है, उसके बाद में हमें बड़े बाजारों में बेचने के लिए जाना है, ठीक है। अभी कभी कभी आपने देखा नहीं होगा कि मतलब जहाँ पे मूंगफली के भाव जिस मंडी में ज्यादा चलते हैं वहां पे मूंगफली लेके जाते हैं, तो एक एरिया में बहुत ज्यादा मूंगफली लगा ली जाती है 4-5 किसान साथ में मिलके, ताकि कि लोग जब बेचने जाएंगे उस टाइम हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करनी पड़े। समझ रहे हो बात को, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये तो थे आईसीआर के मॉडल, तो आपने देखा होगा ये सारी चीजें आप समझ भी गए होंगे। तो आईसीआर और नाबार्ड का मॉडल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन एस्केप के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन मैं कोई खास क्वेश्चन नहीं मान रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ पूरे आपके माइंड बेस पे छोड़ रहा हूँ। और पहले इस क्वेश्चन को आपको समझ के लिखना है कि आपकी समझ क्या है। पूछा है 21वीं सदी के चक्रीय अर्थव्यवस्था में हरित अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन में खेती आधारित आजीविका उद्योग की क्या भूमिका है। आप 1966-1967 में जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आई है, उनके बाद की जो अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आया है, ये स्टेटस में बार बार एक ही क्वेश्चन नहीं करवाना चाहता कि भारतीय कृषि का स्थिति मतलब क्या स्टेटस है। 10 बार पढ़ा चुका हूं, ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। भारत के टॉप 10 स्टेट की क्या सिचुएशन है, ये मत बोलना कल को कोई आके कि सर आपने जो क्वेश्चन करवाए उनमें से क्वेश्चन एक क्वेश्चन बाहर से आ गए, 2 क्वेश्चन बाहर से आ गए। बेटा मैं साथ में सारी चीजें बोल रहा हूँ, जो वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं ना उससे ज्यादा जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ उनके ऊपर ध्यान दो, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना ना चाहिए। अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं तब, बाकी ये तो वीडियो जो देख के जाएगा वो अच्छे पास तो आराम से हो ही जाएगा, पास का टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन एक बार तुम ट्राई करो खुद से लिख के कि तुम इस क्वेश्चन में खुद क्या सोच सकते हो, क्या लिख सकते हो, ठीक है। लिखना क्या है कि 21वीं सदी चल रही है अभी, अर्थव्यवस्था भारत की क्या है, हरित अर्थव्यवस्था मतलब आपका ग्रीन रेवोल्यूशन से लगाकर अब तक की जो अर्थव्यवस्था का परिवर्तन आ रहा है, जलवायु परिवर्तन क्या है, ठीक है, और खेती में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, पहले क्या था अभी क्या था, थोड़ा आपको कंपेयर करके ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। एक चक्रीय अर्थव्यवस्था मतलब साइकिल में कैसे चल रहा है ये सारी चीजें, ठीक है, एक ढांचा बन चुका है पूरा, वो अपने ढांचे के रूप में कैसे बना के चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिखना है। अब ग्रीन इकोनॉमी, ये आपको सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन टिकाऊ विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने देखा होगा, आप ग्रीन रिवोल्यूशन को और ग्रीन इकोनॉमिक्स को एक ही मान, इकोनॉमी को एक ही मान रहे होंगे। ग्रीन रिवोल्यूशन अलग चीज है और ग्रीन इकोनॉमी अलग चीज है। ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे क्या होता था, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का अंधाधुंध यूज हुआ था। मैं बोल रहा हूं कि उस टाइम का कंपेयर करके अभी तक का बढ़ाओ, ताकि आपको उस चीज का आइडिया समझ में आ जाएगा कि उस टाइम क्या था और अभी का सिचुएशन क्या था। ऐसे कंपैरिजन में लिखने से कभी कभार आपका इंप्रेशन बढ़ता है क्वेश्चन में आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। अब 21वीं सदी में तो आपको पता है क्या लोग ज्यादातर क्या होते हैं कि भाई हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर जोर दे रहे हैं, टिकाऊ खेती के ऊपर जोर दे रहे हैं। इट मींस कि अपने को पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, अपनी हरियाली को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें बढ़ाना, ठीक है। भाई अपनी हरियाली चली गई तो गार्डन में बैठेंगे किसके साथ में, ठीक है। पहले जैसे लोग खेतों में अकेले घूमते थे, बीच में वही कार्ड आ जाएगा, गार्डन नहीं रहेंगे तो फिर बैठेंगे किसके साथ में, ठीक है। या फिर लोगों को सीधे दिखेंगे, बैठने की कोई जगह नहीं होगी, फोटो कैसे खींचेंगे साथ में डाल के। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन लिखना है, इनका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है। अब आप सोचोगे सर इनके आंसर वगैरह ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो बेटा एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से डाउनलोड करके सारे जो जिस भी यूनिवर्सिटी का पेपर होगा वहां आपको ये सारी चीजें टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। तो आप एग्री कैपिटल के एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक फोल्डर भी मिल जाएगा या फिर यूनिवर्सिटी फोल्डर मिल जाएगा, उसमें जो आपका यूनिवर्सिटी होगा उसके फोल्डर के अंदर ये डाल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृषि आधारित आजीविकाओं के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है। इसमें हो नहीं सकता कि बड़ा क्वेश्चन पूछे आपको, या तो योजनाओं के नाम पूछ ले या कोई एक पर्टिकुलर योजना का पूछ ले, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है। तो इसमें तमाम प्रकार की योजनाएं थी, जैसे राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन योजनाएं, ठीक है, नेशनल मिशन ऑफ जो आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, केंद्र सरकार की पहल थी। इसका उद्देश्य क्या था, एनएमएस संसाधनों के कुशल
उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और जल संरक्षण के माध्यम से टिकाऊ कृषि प्रणालियों के बढ़ावा देने पर केंद्रित है। मुख्य विशेषताएं: विशुद्ध जैविक खेती, जैविक प्रमाणीकरण और एकीकृत पोषक तत्व आयरन को बढ़ावा देता है। प्रभाव: इस पहल का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करते हुए दीर्घकालीन कृषि उत्पादकता सुनिश्चित करना और मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना। ठीक है, मतलब जितने भी जो हम केमिकल्स फर्टिलाइजर वगैरह यूज कर रहे हैं उनको कम करके सॉइल का जो हेल्थ है उनको थोड़ा सा इंप्रूव करना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, केंद्र सरकार की पहल है और इसका मुख्य उद्देश्य था जल उपयोग दक्षता को सुनिश्चित करना और कृषि उत्पादकता में सुधार करने के लिए किसानों और सिंचाई सुविधाओं को प्रदान करने के लिए केंद्रित है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? ये योजनाएं सिंचाई के बुनियादी के ढांचे के निर्माण, जल संरक्षण, मौजूदा सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद में अगला बात करते हैं इसका प्रभाव क्या है। प्रधानमंत्री कृषि जो आपकी सिंचाई योजना का उद्देश्य जल उपयोग दक्षता में सुधार करके कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, खासकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, जिससे आजीविका के अवसर बढ़ेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मतलब क्या होता है? ये केंद्र सरकार की पहल है, ये योजना केंद्र सरकार की है। ठीक है, उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसलों की विफलता के खिलाफ किसानों की वित्तीय सुरक्षाएं प्रदान करना। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता ये योजना फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है, किफायती प्रीमियम प्रदान करती है और फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों की समय पर मुआवजा को सुनिश्चित करती है। मतलब मान लो आपने खेती कर रखी है, आपकी खेती किसी की वजह से नष्ट हो गई है, तो गवर्नमेंट आपको क्या देगी? मुआवजा देगी, यानी कि उसके बदले में आपको पैसे देगी। समझ रहे हो इसका प्रभाव क्या है? ये कार्यक्रम किसानों की वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा और उन्हें कम जोखिम के साथ में आजीविकाओं के रूप में कृषि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अगला आता है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, एसएचएम। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है केंद्र सरकार की पहल है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान और उर्वरकों के संतुलित उपयोग और सुनिश्चित करने में मृदा स्वास्थ्य का प्रबंधन करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद में ई नाम, जो मैंने अभी पहले बताया था, इसका मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, ई नाम का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि बाजार। केंद्र सरकार का ये एक स्कीम है। इसका उद्देश्य होता है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो किसानों को देश भर के थोक बाजारों से जोड़ता है। देश भर के जो भी मार्केट चल रहे हैं उनसे कनेक्ट करने का काम करता है। मुख्य उद्देश्य ये प्लेटफॉर्म मूल्य निर्धारण को पारदर्शिता प्रदान करता है। मतलब जितना भी जो मूल्य होता है आपकी चीजों का, वो आपको पारदर्शित मतलब दिखाता है, बाजार तक पहुंच में सुधार करता है और किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति को सुनिश्चित करने में मदद करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके प्रभाव क्या है? किसानों को सीधे बाजार में जोड़कर ई नाम बिचौलियों को खत्म करने और किसानों की आय को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे खेती आधारित आजीविकाओं के अवसरों में सुधार होता है। ठीक है, उसके बाद में आत्मनिर्भर कृषि योजनाएं जो आपकी केंद्र सरकार की पहल है, ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, इनसे नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला आता है आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इसमें 4% वार्षिक वृद्धि दर पे आपको ब्याज वगैरह मिलता है। उद्देश्य कृषि विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य वित्तीय सहायता प्रदान करती है और 4% तक हासिल करना होता है। मुख्य उद्देश्य ये योजना कृषि अवसंरचना विकास, फसल विविधीकरण के अनुसंधान परियोजनाओं के जो आपके धन मुहैया कराती है। ठीक है, उसका प्रभाव क्या है? कृषि में राज्य सरकार को सहायता प्रदान करती है और आपके जमीन स्तर के खेती आधारित आजीविकाओं के अवसरों को बढ़ाती है। ठीक है, अगला आता है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, जो आपका सेंट्रल का स्कीम है, इंपॉर्टेंट स्कीम है, याद रखना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना है किसानों के कृषि के इनपुट खरीदने और अन्य कृषि संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए अल्पकालिक ऋण, जैसे मान लो आप एक फसल लगा रहे हो, ठीक है, आपके पास में अभी पैसे नहीं है, तो आपको ये क्या करता है? केसीसी लोन दे देता है। ठीक है, ताकि आप कम टाइम में जितने आपकी जरूरतमंद चीजें पूरी करने के लिए आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, अगला आता है वो आता है आपका आईएफएस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ये चीज अभी मैंने आपको बढ़ाई है, इसमें आप ये देख लेना, ये वेरियस स्कीम है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई। ठीक है, उसके बाद में आपका सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद में ई नाम हो गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केसीसी आपका इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पढ़नी है।
अब अगला क्वेश्चन आता है, आजीविका प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाने वाले संकेतकों, स्थिरता और दक्षता के आकलन। बिल्कुल, इंडिकेटर्स, कौन कौन से इंडिकेटर्स है लाइव लोड सिस्टम की, इसकी मैंने क्लास भी अलग से ले रखी है, ठीक है। और जो आपका वन शॉट करवाया है उसमें भी ये सारी चीजें मैंने अच्छे से करवा के आपको बताया है, ठीक है। एक मिनट, चलिए। तो इसके मेन इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। पहला इंडिकेटर है वो आय और संपत्ति का आधार है, ठीक है। उसके बाद में अगला इंडिकेटर्स, ये देखो बड़ा क्वेश्चन पूछने के बहुत कम चांसेस है, लेकिन इंडिकेटर्स आपको याद होना चाहिए कि आय और संपत्ति का आधार इसका इंडिकेटर हो गया। 7-8 इसके इंडिकेटर है। अगला इंडिकेटर है स्थिरता और दक्षता के आकलन करने में योगदान करना, ठीक है। उसके अगला संसाधनों के उपयोग की दक्षता करना, ये इंडिकेटर है। उसके बाद में अगला है इसका सामाजिक पूंजी, इसका इंडिकेटर है, ठीक है। उसके बाद में अगला इसका इंडिकेटर है वो है पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना, ये इंडिकेटर है, ठीक है। उसके बाद में स्वास्थ्य और कल्याण इसका इंडिकेटर है, ठीक है। उसके बाद में अनुकूलशीलता और लचीलापन। उसके बाद में आपका बाजारों और सेवाओं तक पहुंच। उसके बाद में आजीविका और विविधीकरण, ये आपके क्या है, इंडिकेटर है। इंडिकेटर का मतलब है संकेत देने वाले, कि भाई आपके इंडिकेटर क्या करता है। अब पता है लड़कियां चलते टाइम में इंडिकेटर नहीं देती है, तो वो इंडिकेटर की अलग बात है। या लड़के लड़कियों को सबको इंडिकेटर पूछे तो लिखना है, ठीक है। लड़कियां ऐसा मत सोचना कि मैं स्कूटी चलाते टाइम भी इंडिकेटर नहीं देती, अभी तो इंडिकेटर के बारे में क्यों ही लिखूं। तो इंडिकेटर का मतलब होता है संकेत, कि आपको बताता है कि भाई आप इस काम को करोगे तो आपको लाभ होगा, हानि होगा, आपको इस काम को कैसे करना है, कौन से रास्ते पे, किस वे में आपको काम करना है, इस चीज से जैसे पर्यावरण को क्या नुकसान होगा या नहीं होगा, आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपके जगह पे आपको कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए, कौन सी क्रॉप आपके लिए सूटेबल है। ये सारे के सारे इंडिकेटर्स है। आपको लेबर की अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो क्या होगा, नहीं होगी तो क्या होगा, ठीक है। डिपेंड करता है क्वेश्चन। अगर छोटा क्वेश्चन पूछे तो आप सीधा नाम नाम लिख सकते हो इंडिकेटर्स का। अगर आपको लेंथी बड़ा क्वेश्चन पूछे तो आप इन एक एक चीज को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो, उदाहरण भी देख सकते हो, उसके असिस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन से ये सारे इंडिकेटर्स है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये बहुत जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए हैं। अब लास्ट एक क्वेश्चन है वो आप सबको पता है, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृषि आधारित आजीविका प्रणाली पहले तो है क्या, इसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और भारत में उसकी क्या स्थिति है। अर्थ क्या है, कृषि आधारित आजीविका प्रणाली से तात्पर्य है कि उन विभिन्न गतिविधियों से है जो कृषि से संबंधित है और जो ग्रामीण संविधाओं की आजीविकाओं को बनाए रखने में मदद करती है। इसमें फसल को उगाना, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि आधारित जो आपको उद्योग शामिल है और मिलकर आय सृजन, खाद्य सुरक्षा और समुदाय कल्याण के अवसर प्रदान करते हैं। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, थक गया हूँ काफी टाइम से बैठा हूँ आपके साथ, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि गतिविधियां कौन कौन सी गतिविधियां शामिल है। फसल उत्पादन में अनाज हो गई, सब्जी हो गई, फल उत्पादन, ये सारी चीजें। पशुपालन में आप मवेशी, मुर्गियां, बकरियां आदि को पालन करते हो। उसके बाद में कृषि आधारित उपयोग में कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण जैसे मिलिंग, डेयरी उत्पाद वगैरह हो गया। उसके बाद में मत्स्य पालन और जलपान जिसमें जल संसाधन का उपयोग, ठीक है, खाद्य और आय के लिए करना, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में अगला आता है आपका कृषि आधारित आजीविका प्रणाली का महत्व है, ठीक है। इसमें क्या क्या महत्व है, तो आर्थिक आधार का महत्व है कि आपको पैसे मिलेंगे, खाद्य सुरक्षा कि आपको खाने के लिए अनाज मिलेंगे। उसके बाद में सतत विकास मतलब आपका सस्टेनेबल पूरा बना रहेगा, नुकसान कोई होगा नहीं, पर्यावरण संतुलित बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ग्रामीण विकास, जो गांव होते हैं उनका विकास होगा, रूरल एरियाज है वो डेवलप होंगे, ठीक है। तो उसके बाद में सांस्कृतिक पहचान मतलब आपकी जो पारंपरिक कृषि विद्या है, ठीक है, उनमें और एक अच्छा गहरा समुदाय बनेगा, जो आपका धरोहर चलता आ रहा है वो हमेशा चलता रहेगा।
उसके बाद में कौन कौन से क्षेत्र मतलब स्कोप क्या क्या है इसके, तो फसल और पशुपालन का संयोजन कर सकते हो आप, कृषि प्रसंस्करण कर सकते हो यानी कि प्रोसेसिंग का काम कर सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन बहुत सारे हैं, छोटी छोटी चीजों में आप विविधीकरण कर सकते हो, उसके बाद जलवायु स्मार्ट प्रथाएं आप चला सकते हैं, ठीक है। उसके उद्देश्य क्या है कि अब हमें ये क्यों करना चाहिए, तो आय सर्जन के लिए, खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए, सतत संसाधन प्रबंधन के लिए, ठीक है, गरीबी का उन्मूलन करने के लिए, समुदाय का सशक्तिकरण करने के लिए, ये सारी चीजें हम है वो करते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, हालांकि सब क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अवधारणा क्या है, ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है, आधारित प्रणाली का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि ग्रामीण समुदाय अपनी जीविकाओं के लिए कृषि और उनके विविध रूपों पर निर्भर है। इसमें जो आपके पारंपरिक कृषि गतिविधियों के साथ साथ आधुनिक एकीकृत कृषि प्रणालियां शामिल है, ठीक है। इसका ध्यान कृषि और अन्य गतिविधियां जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि प्रसंस्करण और शिल्प के साथ जोड़ने पर है, ताकि एक अधिक लचीला और आजीविका रणनीति तैयार की जा सके। यह प्रणाली एकल फसल से विविधीकरण प्रणालियों की और बदलाव को बढ़ावा देता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, बाजार और अस्थिरताओं को अन्य चुनौतियों से निपटने में मदद मिलती है, ठीक है। और भारत में कृषि की स्थिति क्या है, तो भारत में आपको बता दूं कि यहाँ 60% ही है, 60 लगभग 65 से 70% जनसंख्या है वो अभी कृषि पर निर्भर है, 17 से 18% है वो जीडीपी में रोल है, ठीक है। और लगभग 43% रोजगार मौजूद है। हालांकि रोजगार प्रदान करने के लिए मैं तो क्योंकि कृषि क्षेत्र में 43% रोजगार मौजूद है। कौन कौन सी चुनौतियां हैं, जलवायु परिवर्तन हो गया, भूमि का शरण हो गया, गरीबी हो गई, ठीक है, किसानों की उम्र हो गया, ये भारत की कृषि मतलब भारतीय लाइवलीहुड सिस्टम के लिए थोड़ी चुनौती है। अवसर क्या क्या है, कौन कौन से स्कोप मतलब कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, तो उसके लिए ईडा वगैरह, पीएम किसान, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, प्रिसीजन फार्मिंग हो गया, ड्रोन फार्मिंग हो गया, ठीक है, डिजिटल आपके इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हो, आईपीएस सिस्टम हो गया, ये तमाम प्रकार के, ठीक है। और कृषि सुधारों में जो आपके सरकारी प्रयास है उसमें प्रधानमंत्री हो गया, ईडा हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, सोइल हेल्थ कार्ड हो गया, ये सारी की सारी चीजें ये आपकी इंग्लिश में भी इसमें दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चंस है वो आपको करके जाने हैं, इसके अलावा आपको एग्जाम में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को अच्छे से सुना है। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप एग्री कैपिटल के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो डालकर ये सारी चीजें शेयर करता रहूंगा। उसके लिए आप एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए और रात को 2 बजे क्लास ले रहा हूं यार, वीडियो लाइक करना आपका फर्ज बनता है, अगर आप एक सच्चे स्टूडेंट है और सच्चे देशभक्त है तो, ठीक है। बाकी उम्मीद करूंगा सबका एग्जाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।